दोस्तों हम अपनी इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं जो कि राज्य की लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं के लिए एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए संचालित किए जा रहे हैं। तो आप इनके बारे में डिटेल्स में जानकारी नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करके जान सकते हैं और उन्हें आप ज्वाइन करके उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे जरूर से ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसमें परीक्षा की दृष्टि से जो अपडेट्स होती हैं और जो उपयोगी पाठ्य सामग्री है वहां पर निःशुल्क आपको उपलब्ध कराया जाता है, तो आप उन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर लास्ट वीडियो में जो फर्स्ट पार्ट था इसका, इसमें एक 4th नंबर का क्वेश्चन था, वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि देखिए वहां पर जो क्वेश्चन था वो ये पूछा जा रहा था कि ऐसे कौन से जो महानुभाव थे जो उपराष्ट्रपति बनने से पहले एम्बेसडर या हाई कमिश्नर मतलब राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हों। तो मैंने आपको बताया था कि जो एस राधाकृष्णन है और आपके जो के आर नारायणन हैं, ठीक है, ये दोनों एम्बेसडर रह चुके हैं, ठीक है। और उसके साथ ही जो आपके वीवी गिरी हैं वो आपके श्रीलंका, जिसको पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, वो हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा इस क्वेश्चन में अगर आंसर देखेंगे आप इस हिसाब से एम्बेसडर और उच्चायुक्त के हिसाब से, तो आपके एस राधा कृष्णन जी भी आएंगे, ठीक है, और आपके के आर नारायणन जी भी आएंगे और वीवी गिरी जी भी आएंगे, ठीक है। तो जो किसी भी ऑप्शन में यहां पर नहीं है तो आप इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल जानकारी है। इसके साथ ही हम 26 नंबर का एक क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं एक बार। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि किनकी अपॉइंटमेंट जो है इंडियन जो प्रेसिडेंट है, हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो वित्त आयोग आपको पता है कि आर्टिकल 280 में तो उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, ठीक है ना। अब तो योजना आयोग को मतलब बदल भी दिया गया है, आपको पता है कि नीति आयोग है ना, उसके स्थान पर। और जो तीसरा ऑप्शन था इसमें संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, तो जब आप देखेंगे आपका जो पार्ट 8 है जिसमें आर्टिकल 239 ए के सब क्लॉज 5 में जाएंगे तो वहां पर लिखा गया है कि जो मतलब दिल्ली के संदर्भ में है और संघ राज्य जो भी अपने क्षेत्र है वहां पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। देखिए यहां पर समझने की जरूरत यह है तो कि जो संघ राज्य क्षेत्र, नाम से देखिए संघ राज्य क्षेत्र जो है वहां पर संघ का, केंद्र का ही शासन होता है, ठीक है ना। तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह भी रखे जाते हैं। तो जब दिल्ली और पांडिचेरी के संदर्भ में हम बात करते हैं तो वहां पर विधानसभा होती है, तो जो वहां पर मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, हालांकि वो चुने हुए होते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो चुने हुए हैं, वो इलेक्टेड हैं। आप दिल्ली को लेकर हमेशा करंट अफेयर्स में देखते भी होंगे। तो इस ऑप्शन के हिसाब से कि नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री की संघ राज्य क्षेत्र के, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल में लिखा गया है। तो इसका आंसर आपका C1 और 3 है, ठीक है। तो अब हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और 231 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा 231 नंबर का ये क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है कि जो 1935 का हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो भारत के संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किए गए, ठीक है ना। तो वो आपके डीपीएसपीस थे। देखिए फंडामेंटल राइट्स नहीं है वो, ठीक है, और कार्यपालक जो शक्तियां हैं उसका परिमाण नहीं है, मतलब एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट नहीं है, और कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड मतलब जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बिजनेसेस हैं, है ना, वो भी नहीं है, मतलब जो उनकी कार्यवाहियों का संचालन किया जाता है। ये नीति निदेशक तत्व थे, ये एक तरीके के मतलब राज्यों के लिए एक तरीके के लिए क्या है, नीति निदेशक सिद्धांत है कि वो किस तरीके से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देंगे। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें यह लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद के सदन में रखने के लिए बोल सकता है, बाध्य कर सकता हो, लिखा हुआ है, ठीक है ना। वो बोल सकते हैं, उनको बाध्य कर सकते हैं। वो कौन है भैया? जो वित्त आयोग का गठन जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 280 आपको पता है। तो उसके अंतर्गत जो उनकी
रिपोर्ट है संसद में रखने के लिए भी भारत के राष्ट्रपति ही तो बोलेंगे। तो इसका आंसर आपका इंडियन प्रेसिडेंट हो जाएंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो ए आंसर होगा। इसमें लोकसभा अध्यक्ष नहीं होंगे, केंद्रीय वित्त मंत्री भी नहीं होंगे, भारत के प्रधानमंत्री भी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो आपका सेंट्रल हमारा जो बजट रेडी करता है उसे संसद में प्रस्तुत करने के लिए कौन उत्तरदायी है। ठीक है ना, इसमें डिपार्टमेंट लिखे गए हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि डिपार्टमेंट ऑफ जो इकोनॉमिक अफेयर्स है वो केंद्रीय बजट को तैयार करता है। ठीक है ना, और उसे फिर संसद में प्रस्तुत कौन करता है। अगर संसद में बात करें, लोकसभा में तो आपको पता है कि वित्त मंत्री आते हैं बजट लेकर। ठीक है ना, तो यहां पर यह पूछा जा रहा है दरअसल कि केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है। तो ये आपके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होंगे। देखिए यहां पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं है, एक्सपेंडिचर भी नहीं आएगा, और आपका फाइनेंशियल सर्विसेज वाला भी डिपार्टमेंट नहीं आएगा। इसका आंसर आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होगा, बी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें यह पूछा गया है कि जो आपकी नेशनल रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2007 की है, देखिए नाम सही देखिए, राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति थी, उसके संदर्भ में यहां पर स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला ये कि ये नीति जो है वो एप्लीकेबल है, केवल उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होती है जो कि परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होते हैं, किसी अन्य कारण से हुए अनैच्छिक जो है विस्थापन पर नहीं। मतलब ये लिख रहे हैं कि ये केवल जब मतलब भूमि अधिग्रहण, जब लैंड एक्विजिशन किया जाता है तभी बस वहां पर अगर उनका विस्थापन हो जाता है तो उनका रिहैबिलिटेशन, उनका रीसेटलमेंट किया जाएगा। ठीक है, और अगर किसी और तरीके का अनैच्छिक मतलब इनवॉलेंट्री डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसमें नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है। जब आप ये पॉलिसी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि कोई भी ऐसे इनवॉलेंट्री डिस्प्लेसमेंट अगर होता है तो वहां पर उनको पुनर्वास और पुनर्स्थापन कराया जाएगा। तो यहां से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है ना, दूसरा ये कि इस नीति का जो सूत्रण है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किया है, ये भी गलत है। ये आपका जो रूरल ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके अंतर्गत इसको क्या किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है ना, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत हैं। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका सही है, तो नन है भैया, नाइदर वन नॉर टू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए उपभोक्ता जो विवाद निवारण, ठीक है, उसके संदर्भ में आपको कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा सही है। आपको पता है कि जो कंज्यूमर जो आपका प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का था, ठीक है ना, उसमें उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में प्रावधान किए गए, तो उसी को अब क्या कर दिया गया है, अमेंडमेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जब अमेंडमेंट हो गया तो उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, तो उसके संदर्भ में ये आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला ये कि अगर राज्य सरकार उचित समझेगा तो जिले में एक से अधिक, मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट, इसमें भी 3 टियर है समझिए, सेंटर में, स्टेट में और फिर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ना, तो अगर ये जो क्वेश्चन है ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो मतलब फोरम है, कंज्यूमर डिस्प्यूट जो रेड्रेसल मैकेनिज्म है उसके संदर्भ में है। ठीक है, तो राज्य सरकार अगर चाहेगी तो वो एक से अधिक जिला फोरमों की स्थापना कर सकती। ठीक है, जिला फोरम में एक सदस्य महिला होगी। जब आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें एक मेंबर जो है महिला भी होती है। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है कि जिला फोरम उन्हीं शिकायतों को हाथ में लेता है जहां की वस्तु और सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है। देखिए पहले क्या था कि जब आप देखेंगे स्टेट में तो 20 लाख रुपए का प्रावधान था, अब अमेंडमेंट कर दिया गया है तो वो 1 करोड़ तक के केसेस ले सकते हैं। फिर 1 करोड़ से जैसे ही ऊपर हो जाएगा, है ना, जो केस का मतलब जो मूल्य है वो 1 करोड़ से अधिक हो जाएगा तो वो फिर आपका स्टेट लेवल में चले जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो 1 करोड़ तक के केसेस वो ले सकते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। देखिए इंग्लिश साइड देखेंगे आप तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, और हिंदी में ये मिसिंग है। ये क्वेश्चन जो है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट को पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर आपका सी होगा। बाकी जो स्टेटमेंट लास्ट बचा हुआ है इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कंप्लेन की गई है किसी वस्तु अथवा प्रदान की गई सेवा के संदर्भ में, वहीं तो आएंगे ना उपभोक्ताओं के क्या अधिकार, उपभोक्ता क्या उपभोग कर रहे हैं, या तो कोई वस्तु वगैरह खरीद फरोख्त करेंगे, है ना, खरीदी करेंगे, बिक्री करेंगे, या फिर कोई सेवा का उपभोग करेंगे। ठीक है, तो उसके संदर्भ में अगर जिला फोरम में शिकायत राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के सामान्य हित में उनके प्रतिनिधि के तौर पर किया जा सकता है। तो ठीक है, ये बाकी स्टेटमेंट ठीक है, सिर्फ एक गलत है क्योंकि यहां पर जो लिमिट थी वो आपकी 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता जिनकी शिकायतों पर कौन मतलब
जिला फोरम में वहां पर दाखिला किया जाता है, उनकी शिकायतों के संदर्भ में वहां पर केसेस किए जा सकते हैं, तो 1 करोड़ रुपए तक के केस, इसलिए ये गलत है ये। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, यहां पर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से जो अधिकारी हैं वो करों और शुल्कों की, ठीक है ना, मतलब बात कर रहे हैं टैक्सेस और ड्यूटीज की, राज्यपाल से अनुशंसा कर सकते हैं, जो कि उस राज्य विशेष में पंचायतों द्वारा विनियोग किए जाते हैं। एप्रोप्रिएटेड, विनियोग मतलब निकालना, विनियोग। ठीक है ना, तो कौन करते हैं ये? तो पहला लिखा है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये नहीं है भैया। दूसरा ये फाइनेंस कमीशन जो है राज्य का, स्टेट का। आपको पता है जब हमारे यहाँ 73वां जो 73rd अमेंडमेंट होगा, जिससे पीआरआईज वगैरह आएंगी, तो वहीं से फिर राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया जाता है। तो यही तो करेंगे ना, टैक्सेस और ड्यूटीज के बारे में अनुशंसा, जैसे सेंटर में हम देख रहे थे कि जो हमारा वित्त आयोग है वो करता है अनुशंसा। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो बी हो जाएगा, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है। यहां वित्त मंत्रालय का कोई रोल नहीं है और पंचायती राज मंत्रालय का भी रोल नहीं है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। बी हो जाएगा मींस आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज, ठीक है, जैसे फ्यूचर मार्केट देखते होंगे, से भी सुनते होंगे आप लोग, स्टॉक मार्केट हो गया आपका, फ्यूचर मार्केट्स हो गया, तो उन पर जो लेन देन पर जो टैक्स लगता है, ठीक है ना, वो कौन, उसके संदर्भ में स्टेटमेंट है, वो कौन लगाते हैं, कौन संग्रहित करते हैं? तो पहला लिखा है कि केंद्र द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, दूसरा ये लिखा है कि कलेक्टेड बाय द स्टेट्स। तो ऐसा नहीं है भैया, ये लगाए भी जाते हैं केंद्र द्वारा और संग्रहित भी किए जाते हैं। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है आपका। तो ओनली वन इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें लिखा गया है कि जो आपका 73rd नंबर का जो अमेंडमेंट है हमारे संविधान में, पीआरआईज जिससे आई है, पंचायती राज जो संस्थाएं देखते हैं आप, ठीक है, 74th फिर आपका किससे हो जाएगा? जो म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह से हो जाएगा। ठीक है, नगर निगम, नगर पालिका वगैरह जो देखते हैं आप, तो जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना था। तो निम्नलिखित में से ऐसे कौन से प्रावधान है जो वो करता है? ठीक है ना, ये याद रखिएगा। 73rd की बात करें तो पहला डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, तो ये तो भैया 74th अमेंडमेंट से आएगा ना। ठीक है, ये नगरीय प्रशासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये जो आपकी म्यूनिसिपैलिटी वगैरह देखते हैं आप, नगर पालिका वगैरह देखते हैं, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज की बात कर रहे हैं। ये तो पहला वाला आप एलिमिनेट कर दीजिए, है ना, ये तो 74 से है। दूसरा ये कि जो स्टेट का मतलब इलेक्शन कमीशन होता है वो कंडक्ट कराएगा किसका? पंचायत का चुनाव कराएगा, तो बिल्कुल सही है। तीसरा ये कि राज्य वित्त आयोग की स्थापना, तो इन दोनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं 2 और 3 नंबर का, इसका प्रावधान 73rd अमेंडमेंट से किया गया है, पहले का नहीं है, वो 74 से है, इसलिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 2 और 3। ठीक है, तो 238 का आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यहां पर लिखा गया है कि भारत में यदि रिलीजियस सेक्ट या कम्युनिटी की बात करें, धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को अगर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाएगा तो वो किस तरीके के लाभ का अधिकारी होगा, किस तरीके के एडवांटेजेस उनको मिल सकते हैं, बेनिफिट्स मिल सकते हैं? तो पहला ये कि ये विशेष शिक्षण संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकते हैं ना, स्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। तो आपको पता है कि आपने आर्टिकल 29 और 30 देखा होगा, जो अल्पसंख्यकों के धार्मिक और शिक्षण संस्थानों के संदर्भित जो आपको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो पहला वाला ठीक है। दूसरा ये कि भारत के राष्ट्रपति स्वयमेव, मतलब स्वयमेव जो लिखा है, स्वयमेव जो लिखा है, खुद के द्वारा उक्त समुदाय का एक प्रतिनिधि लोकसभा के लिए नामित करते हैं। तो भैया आर्टिकल 331 वगैरह देखते हैं, वहां आंग्ल मतलब जो एंग्लो इंडियन, जो आंग्ल भारतीय है ना, जिनको बोला जाता है, उनके संदर्भ में 2 लोगों के मनोनयन की बात की गई है लोकसभा में। ठीक है ना कि अल्पसंख्यक को लेकर। तो दूसरा आप एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, पहला आपका सही है, सही पूछा जा रहा है इसमें। तीसरा ये कि जो 15 सूत्री कार्यक्रम है उससे भी वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो 15 सूत्री कार्यक्रम है अल्पसंख्यकों से संदर्भित जो रिपोर्ट आई थी सच्चर कमेटी के, उस संदर्भ में ये क्वेश्चन है कि 15 सूत्री कार्यक्रम जो है उसमें कल्याणकारी मतलब सामाजिक कल्याण के प्रावधानों से युक्त बहुत सारे कार्यक्रम हैं, तो उनका लाभ वो अल्पसंख्यक प्राप्त कर सकते हैं। तो 1 और 3 इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है हमारा क्वेश्चन, ये डिसेबल्ड्स को लेके है। ठीक है, जिनको दिव्यांग भी बोला जाता है। ठीक है ना, अब तो ज़्यादा सही वर्ड अब दिव्यांग है उनके लिए। तो भारत में लाखों लोग जो हैं दिव्यांग हैं और कानून के अंतर्गत उन्हें कौन से लाभ प्राप्त हैं? तो पहला ये कि उनको जो भारत सरकार के द्वारा जो भी संचालित किए जा रहे हैं स्कूल्स वगैरह, उसमें 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। दूसरा ये कि अगर कोई व्यवसाय उन्हें
स्थापित करना है तो भूमि के आवंटन में, है ना, अलॉटमेंट जब किया जाता है लैंड का तो उसमें उनको प्रायोरिटी, प्राथमिकता दी जाएगी, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा ये रैम्स इन पब्लिक होल्डिंग्स, तो बिल्कुल मतलब जो आपकी पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं, पब्लिक होल्डिंग्स नहीं है वो बिल्डिंग्स है, मतलब सार्वजनिक भवन जो है, ढलवा सीढ़ी वहां पर बनाई जाएगी। मतलब ये समझिए कि जो मतलब दिव्यांग लोग हैं उनके हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अवसंरचना जो है, वो भी उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। तो यहां पर सारे के सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं और ऑल इसका आंसर हो जाएगा जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें लिखा गया है कि जो भारत की कंसोलिडेटेड फंड है ना, जो आर्टिकल 266 हम लोगों ने चर्चा किया था, है ना, जब अपन भारत के मतलब निधि की, फंड की बात कर रहे थे, तो उसमें जो कंसोलिडेटेड फंड है, संचित निधि, उसमें से निकासी के लिए मतलब जो प्राधिकरण निश्चित रूप से कहां से आनी चाहिए, मतलब अथॉरिटी कहां से मिलनी चाहिए, तो आपको पता है कि भारत की संसद के द्वारा, है ना, प्राधिकरण के फरा मतलब उसकी अथॉरिटी के बाद, है ना, उसकी स्वीकृति के बाद संचित निधि से निकासी के मतलब प्रावधान संचालित किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला लिखा भारत के राष्ट्रपति द्वारा, तो वो तो कंटिजेंसी फंड है ना, जो कार्यपालिका के अधीन होता है। ठीक है, दूसरा भारत की संसद के द्वारा, ये सही है। तीसरा पीएम के द्वारा, और चौथा जो है फाइनेंस मिनिस्टर, तो इनका कोई रोल ही नहीं है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, भारत की संसद के द्वारा भारत की संचित निधि से निकासी के लिए प्राधिकृत किया जाता है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा 241 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कर जो होते हैं और जो अन्य प्राप्तियां होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की, उनके द्वारा जो प्राप्त समस्त रेवेन्यू होता है वो सरकारी कार्य के संचालन के लिए जमा किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वो किस में जमा किए जाते हैं? जो आगत होती है तो वो आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा किए जाते हैं, भारत की संचित निधि में जमा किए जाते हैं। तो इसका आंसर आपका जो होगा वो 242 का सी होगा, जबकि पहला जो है आपका वो कंटिजेंसी फंड लिखा गया है ना, जो मतलब आपकी कैसी आपातकालीन परिस्थितियों में उपभोग के लिए होती है ना, कार्यपालिका के अधीन होती है और राष्ट्रपति की अनुमति से निकाला जा सकता है। दूसरा जो लोक लेखा है, और लास्ट वन जो लिखा है डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस। तो ये भारत की संचित निधि में जो भी आगम होती है, समस्त राजस्व जो होता है कर से और अन्य प्राप्तियां जो होती है उसमें जमा किया जाता है। तो इसका आंसर आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहां पर, और इसमें लिखा गया है कि जो एक्ट ईस्ट, जो हमारी लुक ईस्ट है पॉलिसी, और एक्ट ईस्ट हो गया अब तो वो, है ना, जैसे ही उसमें और भी प्रोमिनेंट तरीके से हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके संदर्भ में ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही। तो पहला ये कि भारत जो है ईस्ट एशिया के मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। देखिए आप इंडिया देखेंगे और ये इंडियन ओशियन वाला रीजन और ये ईस्ट एशिया, तो यहाँ पर क्या है कि भारत एक मेजर रोल प्ले करता है और अपने आप को रीजनल जो है पावर के रूप में स्थापित करना चाहता है। आप इस रीजन में देखेंगे, आईओआर में, इंडियन ओशियन रीजन में, तो अमेरिका भी भारत को ही एक प्रतिस्थापक के रूप में देख रहा है। ठीक है, आप इंडो चाइना और यूएस चाइना आप देखते हैं ना, आईआर में पढ़ते होंगे, तो उसी के संदर्भ में। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा ये कि जब कोल्ड वॉर आपका खत्म हुआ, शीत युद्ध, तो उसके बाद जो निर्वात वैक्यूम क्रिएट हुआ उसको खत्म करना चाहता है, भरना चाहता है भारत। तो देखिए गुट निरपेक्षता से संदर्भित है भारत की आईआर की जो पॉलिसी है, इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। तीसरा ये कि जो साउथ ईस्ट एशिया है ना, दक्षिण पूर्वी तथा एशिया के अपने पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करना चाहता है। तो बिल्कुल सही बात है। जब हिस्ट्री देखेंगे आप तो एशिया के साथ जो साउथ ईस्ट एशिया है और ईस्ट एशिया, इस साइड पे आप देखेंगे तो भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत अच्छे थे, तो वो भी आपका अंतरराष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ करने का एक बहुत अच्छा आयाम है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड आपका स्टेटमेंट सही है, दूसरे नंबर का स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें जो वार्षिक जो आपका एनुअल केंद्रीय बजट है लोकसभा द्वारा जब पारित नहीं किया जाता तो क्या होता है? ठीक है ना। वैसे जो अगर वर्ड देखेंगे आप तो बजट शब्द का उल्लेख नहीं है संविधान में। आर्टिकल 112 में जाएंगे आप तो वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संदर्भ में उसे जाना जाता है। ठीक है, हम आम भाषा में बजट बोल देते हैं। अब देखिए बजट प्रस्ताव अगर लोकसभा में पारित नहीं होगा तो क्या होगा भैया? सरकार गिर जाएगी। मतलब लोकसभा में उसने अपना बहुमत ही खो दिया, क्योंकि उसका बजट जो प्रस्ताव लाया गया है वही वहां से पारित नहीं हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि भैया बजट को फिर संशोधित करके प्रस्तुत किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, सरकार गिर जाएगी। बजट को सुझाव के लिए राज्यसभा को भेजा जाएगा, ऐसा भी नहीं है।
केंद्रीय वित्त मंत्री को पद त्याग के लिए कहा जाता है। आप पढ़ते हैं कि आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 में कि भैया सामूहिक उत्तरदायित्व है मंत्री परिषद का। तब तो फिर जब सामूहिक है और गिर गया, अगर बजट प्रस्ताव अगर लाया गया, केंद्रीय बजट लाया गया और वहां पर उस वो लोकसभा ने पारित नहीं किया, तो सरकार ही गिर जाएगी ना। तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद को मतलब जो होते हैं अपने रेजिग्नेशन उनको देना पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है, तो वहां पर आपके मंत्रिपरिषद के संदर्भ में मतलब प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को मतलब त्याग पत्र सौंपना पड़ता है। दरअसल ये हिंदी में थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है, देखिए आप यहाँ पर ट्रांसलेशन मिस्टेक होती है, टेक्निकल है सब्जेक्ट तो, ठीक है ना। जहाँ पर टर्मिनोलॉजी आती है कि जो पीएम होते हैं वो सबमिट करेंगे रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब वो जो सरकार है वो गिर जाएगी। इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका 244 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे क्वेश्चन, और इसमें लिखा गया है कि जो भारत का हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसमें कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ठीक है, जो 42nd अमेंडमेंट से आपके आया है, ठीक है ना। 51 सब क्लॉज ए जो आपका आर्टिकल है उसके अंतर्गत है। तो पहला ये लिखा है कि जो आपका वोटिंग होती है, सार्वजनिक जो चुनाव में मतदान की व्यवस्था है, तो भैया ये नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा जो है कि टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक वृत्ति का विकास, बिल्कुल ठीक है। सार्वजनिक जो आपकी मतलब जो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा के संदर्भ में ये भी है आपका मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंतर्गत आता है। टोटल 11 है, आप एक बार उसको देख जाइएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी देखते रहने से वो आप रिकॉग्नाइज कर ले जाएंगे एग्जाम में। तीसरा ये कि संविधान को मानना तथा इसके आदर्शों का सम्मान, तो ये तीनों तो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। लेकिन जो ए में दिया गया है सार्वजनिक चुनाव में मतदान, वो नहीं है और नहीं ही पूछा था, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला ये लिखा गया है कि इसमें जो आधारभूत संरचना के विकास के लिए, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसके लिए भैया फॉरेन कैपिटल के आगम को प्रोत्साहित करता है कि किस तरीके से विदेशी पूंजी आएगी उसको प्रोत्साहित करता है। तो ये काम नहीं है। आप देखेंगे वित्त आयोग का जो काम है वो केंद्र और राज्यों के बीच समुचित रूप से जो आपकी रेवेन्यू होता है, राजस्व, उसके वितरण के संदर्भ में, ठीक है, और राज्यों को अनुदान के संदर्भ में, और जो आपके सार्वजनिक वित्त है उसको सुदृढ़ करने के लिए वो अनुशंसाएं करते हैं। इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। जो पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि भैया फॉरेन कैपिटल को हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लाइए, ये इस काम को मतलब प्रोत्साहित करने का काम वित्त आयोग नहीं करता है, पहला गलत। दूसरा ये कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वित्त का उपयुक्त वितरण सुनिश्चित करता है, ये भी इनका काम नहीं। तीसरा ये कि वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं, तो ये भी नहीं है। जो काम है मैंने आपको बता दिया है कि जो टैक्सेस रेवेन्यू वगैरह होता है, तो केंद्र और राज्यों के बीच किस तरीके से मतलब क्या उसका तार्किक आधार होगा जिसके आधार पर समुचित रूप से उनका क्या किया जाए, बंटवारा किया जा सके, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत है और पूछा जा रहा कौन सा सही, तो भैया तीनों के तीनों में से कोई भी सही नहीं है, जो कि आपका नन ऑफ द अब लिखा हुआ है डी में, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखा गया है कि जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस है, मतलब सार्वजनिक सेवाओं में समान पहुंच का अधिकार, और तीसरा खाद्य अधिकार है, मतलब राइट टू फूड है। तो जो आपका 1948 का जो यूएस का मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स था, मतलब मानवाधिकार का जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है, उसके अंतर्गत मानवाधिकार, तो देखिए उसमें पीढ़ी की बात होती है, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा, विकास होता जाएगा, जागरूकता अवेयरनेस आती जाएगी, उस तरीके से वहां पर आप देखेंगे कि अधिकारों की मांग भी बढ़ती जाती है। तो ये जो आप मानव जीवन से संदर्भित जितने भी महत्वपूर्ण जो जिससे मतलब मानव जीवन अपना क्या हो सकता है, समुचित रूप से सर्वांगीण विकास को प्राप्त कर सकता है, वो अधिकार सबके सब उसमें सम्मिलित है। तो शिक्षा का अधिकार बहुत जरूरी है, ठीक है ना, और खाद्य का अधिकार, और ये जो सार्वजनिक सेवाओं में जो पब्लिक सर्विस में इक्वल एक्सेस है सबके लिए, वो अधिकार भी दिए गए हैं। तो ये तीनों के तीनों अधिकारों का उल्लेख उसमें है, ठीक है ना, जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है मानवाधिकार का, ठीक है, और ये मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ऑल इसका आंसर हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें लिखा गया है कि भारत में जो मेट्रोपॉलिटन जो आपकी प्लानिंग कमेटी होती है, मेट्रोपॉलिटन से अंदाजा लगाइए, जैसे दिल्ली और बॉम्बे वगैरह इस तरीके के जो मेट्रोपॉलिटन है जहां पर मतलब जनसंख्या ज्यादा होती है, उनके संदर्भ में है ये, ठीक है। तो इसके संदर्भ में स्टेटमेंट है कि इसका गठन भारत के संविधानों के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है।
तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि 74th जो हमारा अमेंडमेंट आएगा उसके अंतर्गत मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की बात किया जाता है। आर्टिकल 243 जेड डी वगैरह आप देखते होंगे तो वहां पर मतलब इस तरीके की समितियों का उल्लेख भी किया गया है। ठीक है ना, तो पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है। दूसरा ये कि महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं का प्रारूप भी तैयार करते हैं, मतलब किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाएगा उसके लिए प्लानिंग वगैरह ये करती है जो मेट्रोपॉलिटन आपकी कमेटी है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट दूसरा भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि जो सरकार की जो योजनाएं होती हैं, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उनको मेट्रोपॉलिटन एरिया में मतलब योजनाओं को उन योजनाओं को लागू करने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कि वहां पर इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए उत्तरदायी जो होगी महानगरीय जो क्षेत्र है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया है, तो वहां पर यही उत्तरदायी होगी मेट्रोपॉलिटन जो प्लानिंग कमेटी। तो ऐसा नहीं है, ये आपका ये स्टेटमेंट आपका गलत है। थर्ड नंबर का पहला और दूसरा स्टेटमेंट बस सही है और इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 248 का आंसर आपका ए होगा। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो वोट ऑन अकाउंट होता है और जो इंटरिम बजट बजट होता है ना, अंतरिम बजट जिसको, उसमें क्या अंतर है। पहला ये कि जो वोट ऑन अकाउंट है आपका लेखा अनुदान बोला जाता है इसको, ठीक है ना, और लेखा मत लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसके वोट ऑन अकाउंट ही समझिए आप उसको, वोट एन अकाउंट। तो लेखा मत का जो प्रावधान है उसका इस्तेमाल एक नियमित सरकार करती है, जबकि अंतरिम बजट के प्रावधान का उपयोग काम चलाऊ सरकार के द्वारा किया जाता है। देखिए होता यह है कि वोट ऑन अकाउंट जो है वो ऐसा होता है कि जब पहले बजट आता था आप देखते थे तो बजट जैसे फरवरी वगैरह में आया और उसके बाद जब नया जो हमारा वित्त वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर जो है आपका, वो जैसे 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च तक माना जाता है। तो वो जो ड्यूरेशन बच जाता था, है ना, उसमें 1/6 ईयर मतलब 2 मंथ की व्यवस्था की जाती थी कि उस दौरान सरकार का खर्च कैसे चलेगा भैया, उसके लिए वोट एंड अकाउंट लाया जाता था। लेकिन अब आप देखेंगे तो पिछले 2 वर्षों से जो बजट की टाइमिंग है पेश करने के, उसको रिवाइज कर दिया गया, उसको पहले कर दिया गया। तो अब वोट एंड अकाउंट जो है आपका लेखा मत जिसको लिखा गया है वो लाने की जरूरत नहीं पड़ती, पिछले 2 वर्षों से लाया भी नहीं गया है। ठीक है ना, तो उसका प्रयोग कैसे होता है, तो उसका प्रयोग जो है आपका वही होता है कि जो मतलब सरकार होती है वो अपने जब तक बजट पेश होगा, है ना, जब तक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तब तक भी जो सरकार का खर्च चलाने के लिए उसका यूज किया जाता है। जबकि अंतरिम बजट देखिए, अब इस साल जैसे चुनाव आने वाला था तो उस समय क्या है कि भैया ये पता नहीं है कि आने वाले समय पे कौन जो है सरकार सत्ता में रहेगी या नहीं रहेगी, है ना। जब जनादेश आएगा तब तब पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना, कि कौन सी सरकार आने वाली है सत्ता में। जो अभी मतलब करंट पे जो सरकार है वो कंटिन्यू करेगी कि नहीं इसका कोई भरोसा नहीं होता। तो उस टाइम पे क्या करेंगे कि अंतरिम बजट निकाला जाता है, ठीक है ना, मतलब कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से समझिए उसको, ठीक है ना। तो काम चलाऊ सरकार लिखा गया है। तो पहला ये कि लेखा मत का प्रावधान का इस्तेमाल एक नियमित सरकार करती रहती है लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है जो रेगुलर गवर्नमेंट है वो करेगी ही, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों से नहीं आया क्योंकि रिवाइज कर दिया गया है फाइनेंशियल ईयर, तो अब लाने की जरूरत ही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा ये कि जो आपका वोट ऑन अकाउंट है वो डील करता है केवल एक्सपेंडिचर से, बिल्कुल ठीक बात है। जबकि जो इंटरिम बजट है ना, उसमें जो है आपका खर्च और प्राप्तियां दोनों होता है, मतलब एक्सपेंडिचर भी होता है रेसिप्ट भी होता है, बिल्कुल ठीक बात है ना। क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि जो वोट ऑन अकाउंट है वो आपके सरकार के एक्सपेंडिचर के लिए ही लाया जाता है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है और इसका आंसर आपका बी हो जाएगा जो ओनली 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 250th नंबर का और इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो इंडियन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो सेंटर और स्टेट केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है वो किस योजना में की गई थी। तो देखिए आपको पता है कि जो हमारे संविधान में मैक्सिमम जो आपके क्या लिए गए हैं प्रावधान संविधान में, वो एज इट इज ले लिए गए हैं कहां से, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, ठीक है ना, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है आपका। मॉर्लेमेंटो इसमें नहीं होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी नहीं होगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी नहीं होगा। केंद्र और राज्यों के बीच में जो डिवीजन ऑफ पावर्स की जो बात है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की, वो डायरेक्टली वहीं से लिया गया है। कहां से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसका आंसर आपका सी होगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो आपका पेशा की बात करते हैं हम, पंचायत जो अनुसूचित क्षेत्र विस्तार एक्ट है आपका 1996 का, उसमें जो रोल और पावर दिया गया है, भूमिका और शक्ति, ठीक है, ग्राम सभा की, देखिए ग्राम सभा को उसमें एम्पावर्ड किया गया है, ठीक है ना,
क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में वहां की संस्कृति का संरक्षण, वहां के लोगों के हितों का संरक्षण करते हुए वहां का विकास करना है, ठीक है ना। तो अंतर्गत मतलब पेशा के अंतर्गत जो आवंटित क्षेत्र है उसमें ग्राम सभा की क्या भूमिका होती है, क्या शक्तियां हैं, उसके संदर्भ में ये क्वेश्चन है और स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना कौन सा सही है। तो पहला ये कि ग्राम सभा को इस तरीके से पावर दिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि से अलगाव रोकने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है ना। जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, जो आप देखते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करते हैं, तो वो घोषित करते हैं आपके प्रेसिडेंट करते हैं। इसमें प्रेसिडेंट और मतलब गवर्नर के भी रोल आते हैं, आप पढ़ते होंगे इसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल की बात करते हैं। तो जो पेशा वाला जो मेन एरिया अगर आप देखेंगे तो वो 5th शेड्यूल जो 5वीं अनुसूची में दिए गए क्षेत्र हैं उनसे संदर्भित है। तो वहां पर अगर किसी तरीके से एलिनेशन की बात आती है भूमि से, तो वो शक्ति जो है वहां पर ग्राम सभा को दिया गया है। बिल्कुल ठीक बात है, पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि ग्राम सभा को जो लघु माइनर फॉरेस्ट, मतलब इसको बोला जाता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी बोला जाता है, सामान्य लघु वनोपज बोला जाता है, तो उसमें स्वामित्व तो वहीं का माना जाता है, उसी क्षेत्र का माना जाता है, और उसके लिए भी जो एम्पावर्ड किया गया है वो ग्राम सभा को किया गया है। तीसरा ये कि जो अधिसूचित क्षेत्र हैं ये आपके, है ना, उसमें किसी खनिज के लिए अगर लाइसेंस की बात करते हैं या अगर कोई खनन के लिए, माइनिंग के लिए पट्टा वगैरह भी देना है ना, लीज वीज की बात करते हैं, तो उसमें भी अनुशंसा जो है ग्राम सभा को शक्ति दी गई है, उसकी अनुशंसा जो है अनिवार्य है, उसको एम्पावर्ड किया गया है। देखिए पेशा वगैरह देखेंगे आप तो उसमें ग्राम सभा को बहुत ही पावर्स दी गई हैं, ठीक है ना। तो ऑल स्टेटमेंट्स जो हैं इसके वो सभी के सभी राइट हैं, तीनों के तीनों कथन सही है, और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लिखा गया है कि जो भारतीय संसद है उसमें कार्य स्थगन, देखिए आप वर्ड से समझिए, एडजर्नमेंट जो मोशन है, कार्य स्थगन का प्रस्ताव जो आता है उसका क्या उद्देश्य है। तो होता क्या है कि मान लीजिए जो आपका रेगुलर नियमित रूप से अगर संसद की बैठक वगैरह चल रही है, नॉर्मली कार्यवाही चल रही है, उसके बीच में अगर कोई ऐसा विषय आ जाता है कि जो सार्वजनिक महत्व का है और उसे डिले नहीं किया जा सकता किसी तरीके से, ठीक है, तो उस पर चर्चा के लिए अनुमति मांगा जाता है ना, उसी को बोला जाता है कि जो कार्य चल रहा है उसको थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया गया और जो इंपॉर्टेंट सार्वजनिक महत्व का मामला है उस पर चर्चा की गई, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है पहले स्टेटमेंट में कि जो सार्वजनिक महत्व के किसी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की अनुमति मांगना, इसका आंसर आपका यही होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं कि विपक्षी सदस्यों को मंत्रियों से सूचनाएं एकत्र करने देना, ये कोई नहीं है भैया, इससे लेना देना। तीसरा अनुदान मांगों की बात कर रहा है, उसमें राशि विशेष की कटौती के लिए अनुमति मांगना, ये भी नहीं होगा। लास्ट जो लिखा हुआ है कि कुछ सदस्यों के हिंसक व्यवहार को रोकने के लिए कार्यवाही को स्थगित करना, है ना, एडजर्न कर देना उसको, तो ऐसा नहीं है आपका। सिर्फ जो पहला स्टेटमेंट है वो इसकी लिटरल डेफिनेशन को शो कर रहा है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो अधिनियम है 2010 एनजीटी, है ना, हमेशा फाइन वाइन लगता रहता है, एनजीटी लगाती रहती है, तो आप करंट अफेयर्स में देखते होंगे, तो वो जो प्रावधान है वो संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। तो आपको पता है कि ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत किया गया है, जो पहले ही स्टेटमेंट में लिखा गया है, ठीक है ना। जो आपका हेल्दी इन्वायरमेंट, देखिए 1978 से मेनका गांधी जो है आपका केस मानेका गांधी बोला जाता है, तो वहां से जो जीवन का अधिकार है उसका एम्बिट जो है वो बहुत बड़ा कर दिया गया है ना, उसको बहुत बहुआयामी बनाया गया है। तो उसके अंतर्गत जो स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है वो भी अनुच्छेद 21 में ही उल्लिखित है, तो उसी से संदर्भित है आपका एनजीटी एक्ट, ठीक है। दूसरा ये 275(1) आर्टिकल है, इसमें एससी जो आपके मतलब अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर उन्नत करने की बात करें तो भैया 275 और आर्टिकल 243(1) के अंतर्गत ग्राम सभा की शक्तियों और कार्य, तो ये इससे कहीं से भी संदर्भित नहीं है, केवल पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका ठीक है और ओनली 1, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लिखा गया है कि जो भारत का संविधान है उसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है सिद्धांत है उसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है। देखिए यहां पे पहला लिखा गया है और इसमें बताना क्या है कि कौन से जो आपके डीपीएसपी हैं वो गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में प्रतिबिंबित होते हैं, मतलब वहां पर शो होते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं कि गांधीयन प्रिंसिपल को, ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत को। देखिए वहां पर देखेंगे आप, अगर बाइफर्केशन करते हैं अपन डीपीएसपी का, तो उदारवादी तत्व भी आ जाते हैं, समाजवादी भी आ जाते हैं, आपके गांधीवादी भी दर्शन आ जाता है वहां पर। तो उसी के संदर्भ में पहला यह कि कॉमन सिविल कोड जो आपका आर्टिकल 44 में है, एक समान जो नागरिक संहिता की बात है, तो ये आपका उदारवादी
सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन आपको पता है कि जो गांधी जी का विचार था वो चाहते थे कि ग्राम मतलब जो विकास का जो मेन धुरी हो ना वो नीचे से आए, है ना, मतलब बॉटम टू अप अप्रोच की बात करते हैं वो तो निचले स्तर पर ग्राम पंचायत को सशक्त करना चाहते थे। तो ग्राम पंचायतों का गठन जो आर्टिकल 40 में है वो गांधीयन फिलॉसफी से सिंक्रनाइज है। ठीक है, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो ठीक है आपका। तीसरा ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर जो उद्योग है उनको बढ़ावा देना, तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो खादी ग्रामोद्योग उद्योगों की जो बात करते थे वो बिल्कुल ठीक है आपका। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी आपका गांधीयन फिलॉसफी से रिलेटेड है, पहला नहीं है, पहले को आप एलिमिनेट कर देते तो वैसे भी आंसर आपको मिल जाता 2 और 3। फिर भी लास्ट स्टेटमेंट देखेंगे कि सभी श्रमिकों के लिए जो पर्याप्त अवकाश एवं सांस्कृतिक अवसर जो अपने अवसर प्रदान करना है, ठीक है ना, श्रमिकों के लिए, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, ये गांधीयन फिलॉसफी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये उदारवादी वगैरह दर्शन पर क्या है, बेस्ड है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आंसर अपन ने पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें लिखा हुआ है कि जो राज्यसभा में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है भैया, दिल्ली और पांडिचेरी दोनों का उसमें प्रतिनिधित्व है। अभी देखेंगे कि लगभग 4 है। ठीक है, तो राज्यसभा में भी संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होता है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा ये कि जब इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें जो निर्णय होता है मुख्य चुनाव जो आयुक्त होते हैं आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनके क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, तो जो ये लिखा है स्टेटमेंट आपका वो भी गलत है क्योंकि उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ठीक है, तीसरा ये कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद केवल लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है, तो ये भी गलत है। आर्टिकल 79 जब आप पढ़ेंगे वहां पर, तो राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा और प्लस लोकसभा इनसे मिलकर बनी होती है हमारी संसद। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत है। पूछ रहा कौन सा सही है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, जो कि आपका डी में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और यहां पर जो आपके भारतीय कानूनी प्रावधान है उसके अंतर्गत उपभोक्ता अधिकारों की बात की गई है। ठीक है, फिर आप देखेंगे तो कंज्यूमर जो प्रोटेक्शंस, कंज्यूमर्स की जो राइट्स की बात है उसके संदर्भ में ये क्वेश्चन है और बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला ये कि भैया जो आपके उपभोक्ता होते हैं वो सैंपल्स ले सकते हैं फूड टेस्टिंग के लिए, बिल्कुल सही बात है, नमूना प्राप्त करने का अधिकार है उनको इसमें। दूसरा ये कि कोई भी उपभोक्ता किसी उपभोक्ता फोरम में अगर शिकायत दायर करते हैं तो उनके लिए कोई शुल्क दे नहीं होता, ऐसा नहीं है, एक मिनिमम फीस उनसे ली जाती है। ठीक है ना, तो यहां लिखा कोई शुल्क दे नहीं होता, तो ये आपका गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, एलिमिनेट कर दिए। तीसरा देख लेते हैं हम स्टेटमेंट कि अगर डेथ हो जाती है किसी कंज्यूमर की तो उसका जो लीगल है ना, जो लीगल उसका क्या होगा, उत्तराधिकारी होगा, वो उसकी तरफ से उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है ये, उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वो वहां पर केस दायर कर सकते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें लिखा गया है कि जो लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय के बारे में लिखा गया है। जब आर्टिकल 93 पढ़ते हैं आप तो वहां पर लोकसभा अध्यक्ष के मतलब बारे में प्रावधान लिखे गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है इसमें, और बताना है कौन सा सही है, कि वो राष्ट्रपति की इच्छा पर अपना कार्यभार संभालते हैं। तो नहीं भैया, उनको चुना जाता है, ये ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द मतलब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के आधार पर उनका ऑफिस जो है वो नहीं अपना कार्यभार संभालते हैं, उनका जो ऑफिस है वो उस पर डिपेंड नहीं करता। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया आपका, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका कि चुनाव के समय उसका सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, किंतु चुनाव की तिथि से 6 महीने के अंदर उसे सदन का सदस्य बनना पड़ता है। तो ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। आपको पता है कि लोकसभा से ही किसी सदस्य का मतलब वहीं अंदर से ही सदन से ही वो सदस्य का चुनाव किया जाता है, जो कि फिर लोकसभा अध्यक्ष के रूप में हो जाते हैं। ठीक है ना, जो सत्ता में सरकार होती है उसी दल के वो होते हैं, है ना, मैक्सिमम टाइम आप देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी कहीं से सिंक्रोनाइज नहीं है, दूसरा भी आपका गलत हो गया। तीसरा ये कि अगर वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देना चाहते हैं तो किसको देंगे, तो भैया वो उप लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, ये आपको पता है। तो केवल तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो ओनली 3 इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 258 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, और इसमें पूछा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो आपके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात की जाती है उसके अंतर्गत क्या शामिल है। ठीक है ना, तो जो पहला देखिए आर्टिकल 131 में आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, जो आपका मूल क्षेत्राधिकार है, उसके संदर्भ में बात की गई है। तो पहला ये लिखा गया है कि भारत सरकार और एक या एकाधिक राज्यों के बीच कोई विवाद होगा, तो बिल्कुल ठीक बात है। केंद्र और राज्य, राज्य और राज्य
के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो वही सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पहला बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि किसी सदन और राज्य की विधायिका के चुनाव से संबंधित कोई विवाद, तो ये नहीं है भैया, दूसरे को आप एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा ये कि भारत सरकार तथा किसी संघीय क्षेत्र के बीच कोई विवाद, तो इसका भी उल्लेख नहीं है इसमें संविधान में, जब आर्टिकल 131 पढ़ेंगे आप। और जो लास्ट वन लिखा है कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद होता है, तो फर्स्ट और जो फोर्थ है आपका वो बिल्कुल सही है। तो अगर आप मूल अधिकारिता की बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के, तो इन्हीं का उल्लेख है कि राज्य और राज्य के बीच में अगर कोई विवाद होता है, केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच, और राज्य राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद होता है, तो वो आपका किस में आता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है, सुप्रीम कोर्ट के। तो 1 और 4 इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 258 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें जो भारत सरकार अधिनियम जो 1919 है, जिसको आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं, उसके संदर्भ में यहां पर मतलब स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना कौन सा सही है। तो पहला ये कि प्रांतों की जो सरकार थी, कार्यकारी सरकार थी, वहां पर द्वैध शासन की शुरुआत होती है, आपको पता है। फिर 1921 के बाद हमारे यहाँ असेंबली वगैरह भी बनती है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ठीक है आपका पहला जो स्टेटमेंट है ना, कि डायरकी का स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग फेज है, ये स्टार्ट किया गया कहाँ पर, प्रांतों की बात कर रहे हैं ये, है ना। केंद्र की बात करेंगे तो 1935 में आएगा वो। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका वो सही हो गया। दूसरा ये कि मुस्लिमों के लिए अलग जो है आपका कम्युनल जो आपका रिप्रेजेंटेशन स्टार्टिंग मतलब स्टार्ट किया गया था, तो वो स्टार्टिंग कहाँ से देखते हैं आप, तो 1909 से है, मॉर्ले मिंटो से है, ना कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से। तो दूसरे को आप एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा ऑप्शन ये है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को अधिकारों का मतलब प्रतिनिधान किया गया, है ना। ये प्रतिनिधान जो है आपका वो वैसे ही है, मतलब जो आपका डिवोल्यूशन किया जाता है, शक्तियों का हस्तांतरण से समझिएगा आप उसको, ठीक है ना, कि सेंटर ने आप मतलब जो है शक्तियां प्रांतीय मतलब सरकारों को भी दिया, केंद्र द्वारा दिया गया, ठीक है ना। तभी तो डायरकी लाई गई थी। वहां पे आप सुनते भी होंगे तो कि हस्तांतरित विषय थे, आरक्षित विषय थे, तो उसी के संदर्भ में है ये। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा गलत है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें जो भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ये कि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि राज्यसभा को अगर अनन्य शक्तियों के संदर्भ में देखेंगे तो दो आर्टिकल्स देख सकते हैं आप, आर्टिकल 249 और 312। ठीक है, आर्टिकल 249 अपन देख चुके हैं कि अगर कोई मतलब ऐसा आवश्यक विषय हो, राष्ट्रीय महत्व का है, और उसमें अगर राज्य की अगर सरकार बोलती है संसद को कि भैया एक संकल्प पारित करके जो अब उनके यहाँ उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 से जो बहुमत से पारित किया गया संकल्प है कि भैया आप इस सूची पर संसद को बोले कि इस विषय पर आप कानून बनाए, तो बना सकती है। और दूसरा ये कि जो आर्टिकल 312 है जिसमें अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विसेज की रिकमेंडेशंस की बात आती है, तो उसके लिए भी राज्यसभा को विशेष शक्ति दी गई है। ठीक है, तो पहला ये कि राज्य के वर्तमान क्षेत्र में परिवर्तन और राज्य के नाम से मतलब नाम में परिवर्तन, ये तो संसद का डोमेन है ना मतलब डायरेक्टली जो है आपकी वो संसद कर सकती है, राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती उसमें। दूसरा ये कि इस आशय का जो प्रस्ताव पारित करना है जिसमें संसद को राज्य सूची में कानून बनाने का तथा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने की शक्ति प्रदान की गई हो, तो यही होगा। दोनों आर्टिकल्स मैंने आपको बता दिए हैं, यही इसका आंसर होगा। तीसरा ये कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में संशोधन करना, इससे लेना देना नहीं है। और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उनकी पेंशन निर्धारित करना, ये तो बिल्कुल भी आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर इससे बिल्कुल भी संदर्भित नहीं है। लास्ट वन ये कि चुनाव आयोग के कार्यों का निर्धारण और चुनाव जो आयुक्त होते हैं उनकी संख्या का निर्धारण, तो ये भी गलत है, आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें लिखा गया है कि जो सार्वजनिक वित्त है उस पर संसदीय नियंत्रण के कौन कौन से तरीके प्रचलित है। ठीक है ना, जो पार्लियामेंट्री का मतलब पार्लियामेंट्री जो कंट्रोल होता है ओवर पब्लिक फाइनेंस, उसके बारे में है स्टेटमेंट, बताना है कौन सा सही। तो पहला ये कि संसद के समक्ष जो है एनुअल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आर्टिकल 112 में उसको प्रस्तुत करना, ये ठीक है आपका। दूसरा ये कि जो विनियोग विधेयक पारित होता है उसके पश्चात ही जो संचित निधि होती कंसोलिडेटेड फंड, उससे फंड निकाला जा सकता है, तो ये भी ठीक है आपका दूसरा जो स्टेटमेंट है। तीसरा ये कि जो आपका अनुपूरक मतलब अनुदान है वो सप्लीमेंट्री जो लिखा है पूरक की जगह, और जो वोट ऑन अकाउंट है उसके संबंधित जो भी प्रावधान है वो भी संसद में लाए जाते हैं, ये भी ठीक है आपका। जो फोर्थ नंबर का स्टेटमेंट है कि भैया संसदीय बजट कार्यालय के द्वारा वृहद अर्थशास्त्री पूर्व सूचना तथा व्यय के विरुद्ध सरकार के कार्यक्रम का सावधिक या कम से कम जो वर्ष के मध्य में मतलब छमाही समीक्षा की जाती, तो ये इससे संदर्भित नहीं है भैया, इससे किसी तरीके का पार्लियामेंट्री कंट्रोल नहीं है पब्लिक फाइनेंस में, तो अलग चीज हो गई, ठीक है ना। और लास्ट वन ये है कि जो फाइनेंस बिल होता है वित्त विधेयक, उसकी प्रस्तुति भी आपकी संसद में की जाती है। जो संसद में जब बजट आप
पूरा देखते हैं बजट की प्रक्रिया, तो उसमें लास्ट फेज ही होता है ये, ठीक है ना। तो फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 5A हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लिखा गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किन प्रावधानों का प्रभाव जो है शिक्षा पर होता है। पहला ये डीपीएसपी बिल्कुल होगा, ठीक है। 45 आर्टिकल वगैरह आप देखते होंगे, 45 46, तो वहाँ पर शिक्षा के बारे में भी प्रावधान है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये ग्रामीण और नगरीय स्थानीय निकाय, बिल्कुल सही बात है। इनको जो विषय सौंपे गए हैं उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो शिक्षा से रिलेटेड भी प्रावधान है, तो दूसरा भी ठीक है। तीसरा जो है 5वीं अनुसूची जो है 5th शेड्यूल, और फिर उसके बाद 6th शेड्यूल, देखिए ये जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संदर्भित है। अब इम्प्लाइड देखेंगे तो शिक्षा तो हर जगह आ जाएगी, लेकिन अगर डायरेक्टली देखेंगे कि संविधान में प्रावधान, तो वो आपका 5th और 6th जो आपकी शेड्यूल है वो उससे डायरेक्टली इम्प्लाइड नहीं है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो होता है डायरेक्टली जो आपकी चीज़ें हैं वही मान्य होती हैं। लास्ट वन जो लिखा है आपका 7th शेड्यूल है, तो आपको पता है जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो शिक्षा है समवर्ती सूची में शामिल किया गया था, ठीक है ना। अब समवर्ती सूची में है, जब 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था आपका, उससे उसको समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। तो उसमें भी उल्लेख है, शिक्षा का प्रभाव वहाँ पर दिखता है कि भैया वहाँ पर भी कोई प्रावधान बनेगा तो शिक्षा पर प्रभाव होगा ना उस प्रावधान का। तो 1 2 एंड 5 इसका जो आंसर होगा 260 मतलब 262 नंबर के क्वेश्चन का, 262वें नंबर का उसका सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लिखा गया है कि जो कैग का कार्यालय है, जब आर्टिकल 148 से 151 तक आप देखते हैं तो वहां पर कैग की बात होती है, तो उनके कार्यालय का क्या महत्व है, ठीक है ना। उसके संदर्भ में ये क्वेश्चन है कि भैया जो सार्वजनिक निधि का कुशलतापूर्वक और निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार ही, मतलब उसके अनुसार ही उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं, ये कौन निर्धारित करता है, तो वो आपके कैग करते हैं, महालेखा नियंत्रक और परीक्षक बोला जाता है। तो उनके कार्यालय के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है। तो पहला ये कि जो कैग होते हैं वो संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखते हैं, जबकि राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। भैया ये स्टेटमेंट आपका गलत है, इससे जो है बिल्कुल संदर्भित नहीं है ये। दूसरा ये कि लोक लेखा समिति के मंत्रालयों की जो परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के जो प्रतिवेदन होती है उस पर चर्चा होती है, ठीक है ना। जो दूसरा स्टेटमेंट आपका लिखा, देखिए ये दरअसल इंग्लिश में देखिए कि कैग की जो रिपोर्ट होती है ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स बाय द मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी। होता क्या है कि जो कैग की रिपोर्ट होती है, ठीक है ना, उनकी रिपोर्ट जो है वो कहां पर दी जाती है, उसकी जो जांच है, उस पर जो चर्चा है वो आपकी पब्लिक जो आपकी क्या होती है, अकाउंट कमेटी होती है, वो करती है। तो वही यहां पर लिखा गया है, तो बिल्कुल सही बात है कि जो उसमें होता क्या है, जो मिनिस्ट्रीज वगैरह होती हैं उनके ही कार्यक्रमों के बारे में उसमें रिपोर्ट बनाई जाती है कि किस तरीके से वहां पर व्यय किया गया है, तो उस पर जो चर्चा है लोक लेखा समिति करती है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका ठीक है, पहला गलत था। तीसरा ये कि जो कैग है प्रतिवेदन में उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग करके जांच एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध अभियोग लगा सकती हैं जिन्होंने जो पब्लिक फाइनेंस है आपका, जो सार्वजनिक वित्त है उसके प्रबंधन में नियमों का अतिक्रमण किया है। तो बिल्कुल सही बात है, वही उसका आधार होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका ठीक है। लास्ट वन ये है कि जो सरकारी कंपनियां हैं उसकी जो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग होती है, जो लेखा परीक्षण और लेखा होता है, उसमें सीएजी को कतिपय न्यायिक शक्तियां प्राप्त है जिनका उपयोग उनके विरुद्ध किया जा सकता है जिन्होंने कानून तोड़ा है। तो न्यायिक शक्तियां नहीं, वो अपनी रिपोर्ट देती हैं, उन रिपोर्ट पर बेस्ड फिर आपकी जांच करती है, जो उस पर सारा प्रावधान लिखा हुआ है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी से रिलेटेड है, फिर उसके बाद उन पर क्या लिया जाता है, एक्शन लिया जा सकता है। तो न्यायिक शक्तियां कैग से संदर्भित नहीं है। लास्ट जो स्टेटमेंट है वो भी गलत है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है और इसका आंसर जो है आपका 263 का वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और इसमें लिखा गया है कि अपनी नियुक्ति के समय पीएम की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री जी की बात की जा रही है यहां पर, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है पहला स्टेटमेंट कि इनके लिए ये आवश्यक नहीं कि वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य हो, किंतु नियुक्ति की तिथि से 6 माह के अंदर किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। बिल्कुल सही है, ये आपका जो पहला स्टेटमेंट है। दूसरा ये कि इनके लिए ये भी मतलब आवश्यक नहीं है कि वो संसद के किसी सदन के सदस्य हो, किंतु नियुक्ति की तिथि से जो 6 माह के अंदर की बात है, 6 मंथ्स के अंदर उनको लोकसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है, वो लोकसभा का भी बन सकते हैं सदस्य और किसके बन सकते हैं, राज्यसभा के। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा ये कि संसद के किसी एक सदन के सदस्य अवश्य हो जब वो प्रधानमंत्री बने हो उनकी नियुक्ति के समय, है ना, जब वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हो। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है वो भी गलत है। और डी जो है लोकसभा का सदस्य अवश्य हो, तो पहला ही स्टेटमेंट सही था जो अपन ने पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया था। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो ए हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें सीमा निर्धारण, देखिए ये डीलिमिटेशन कमीशन की बात है, ठीक है ना। आर्टिकल जब आप 82 वगैरह पढ़ते होंगे तो वहाँ देखते होंगे परिसीमन आयोग की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो परिसीमन आयोग जो है वो परिसीमित करते हैं, अगर आप निर्वाचन क्षेत्रों की बात करेंगे तो उसके संदर्भ में है ये। तो परिसीमन जो आयोग है आपका, जो परिसीमन आयोग है, डीलिमिटेशन कमीशन है, उसके आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ये कि जब सीमा निर्धारण आयोग के आदेशों को लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के पटल पर रखा जाता है तो इन आदेशों में संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट, इनको विशेष शक्तियां दी गई हैं इस संदर्भ में, और यहां पर भी इलेक्शन कमीशन का रूल आ जाता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही है और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के जो संविधान के अनुसार भारत के जो प्रेसिडेंट है उनका दायित्व है, क्या क्या दायित्व है कि वो कौन कौन सी जो रिपोर्ट वगैरह है वो संसद के समक्ष रखवाएंगे। तो पहला ये कि जो आपकी रिकमेंडेशंस होती हैं यूनियन फाइनेंस कमीशन की, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ये कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, देखिए ये नहीं है आपका, ठीक है। कैग की रिपोर्ट को वो रखवाते हैं, फिर उसकी उसकी जांच के लिए फिर लोक लेखा समिति काम करती है, ठीक है। तो कैग के प्रतिवेदन होगा, जबकि पब्लिक अकाउंट कमेटी की प्रतिवेदन की बात नहीं है, वहां पर उत्तरदायित्व आपके प्रेसिडेंट का नहीं है। तो दूसरा आप एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा जो स्टेटमेंट है आपका कि कैग के प्रतिवेदन को, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और जो लास्ट वन है कि अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदन को, तो ये भी बिल्कुल ठीक है आपका। जो नेशनल कमीशन है आपका शेड्यूल कास्ट की बात करें, उनकी भी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति ही संसद के समक्ष रखवाते हैं। तो 1 2 जो है आपका, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, फर्स्ट वाला सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है। तो इसका आंसर आपका 1 3 4 हो जाएगा, ठीक है। आंसर इसका 1 3 4 हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच अगर किसी विधेयक को लेकर गतिरोध हो जाता है, ठीक है ना, तो फिर डेडलॉक हो जाता है अगर, तो उस डेडलॉक की स्थिति में ज्वाइंट सेशन की मतलब प्रावधान किया गया है, संयुक्त सदन की संयुक्त बैठक आहूत करने की व्यवस्था की गई है, जो आपके आर्टिकल 108 में है, ठीक है ना। तो आहूत कौन करते हैं? आपके राष्ट्रपति करते हैं, आपको पता है। तो ये किस स्थिति में किया जाता है? तो साधारण विधेयक के पारित होने के दौरान अगर डेडलॉक उत्पन्न होता है तो उसके संदर्भ में किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा ये कि वित्त विधेयक, नहीं भैया, मनी बिल और फाइनेंस बिल में इस तरीके के कोई भी प्रावधान नहीं है, और ना कि संविधान संशोधन से रिलेटेड विधेयक भी, मतलब जो भी संविधान संशोधक विधेयक है अगर उनके संदर्भ में कोई डेडलॉक आता है तो उस संदर्भ में भी ज्वाइंट सेशन की व्यवस्था नहीं की गई। तो सेकंड और थर्ड आपका गलत है। केवल पहला, केवल जो है आपका ऑर्डिनरी जो बिल्स होते हैं उनके संदर्भ में ज्वाइंट सेशन की व्यवस्था की गई है। तो ओनली 1 इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 267 का 1 हो जाएगा, ओनली 1 ए हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लिखा गया है कि नागरिकों के जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है भारतीय संविधान में, उसके संदर्भ में है। क्वेश्चन बताना है कौन सा सही है। तो पहला यह कि जो हमारी मिश्रित संस्कृति है ना, जो आपकी कंपोजिट कल्चर की बात कर रहे हैं, उसके समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, ये ठीक है आपका। दूसरा ये कि कमजोर वर्गों का सामाजिक अन्याय से रक्षा करना, ये नहीं है आपका। दूसरे को आप एलिमिनेट कर दीजिए तो वैसे भी आंसर मिल जाएगा। तीसरा आप देखेंगे तो वैज्ञानिक मनोवृत्ति और जो आपकी शोध की भावना का विकास करना है, वही साइंटिफिक टेम्पर की बात है, ये सही है। लास्ट वन जो है आपका कि वैयक्तिक और सार्वजनिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट जो आपका प्रदर्शन होता है ना, एक्सीलेंस की बात कर रहे हैं, उसके लिए प्रयत्नशील रहना। तो देखिए इसका आंसर आपका 1 3 4 आ जाएगा, जो हम पहले ही रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो आप देख जाइएगा, 11 है टोटल, 51 जो आपका सब क्लॉज ए का आर्टिकल है वहां पर, ठीक है ना। तो 268 का आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट की जो आपकी ऑटोनॉमी है, इंडिपेंडेंस है, उसके क्या प्रावधान है ना, उसके संदर्भ में कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो पहला ये कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश से उनके परामर्श करते हैं ना, सीजीआई से। तो बिल्कुल सही है, जो पहला स्टेटमेंट है आपका। दूसरा आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही पद से हटाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप देखते हैं कि जो रिमूवल ऑफ जजेस की जो प्रोसेस है आर्टिकल 124 में जब आप देखेंगे तो वहां पर देखेंगे, है ना, तो वो पूरी एक मतलब संसद की फिर प्रक्रिया होती है उसको इनिशिएट करने के बाद। तो दूसरा गलत है आपका। तीसरा यह कि जो न्यायाधीशों का वेतन है वो आपका संचित निधि पर भारत की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ताकि वो न्यूट्रल होकर अपना कार्य कर सके, ठीक है। और जिसके लिए विधायिका के मतदान की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। जो चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड पर, है ना, वो जो चार्ज होते हैं एक्सपेंडिचर, उन पर मतदान की व्यवस्था नहीं है ना। तो ये बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। लास्ट स्टेटमेंट ये है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के जो परामर्श, जो उनकी एडवाइस होती है, परामर्श होती है, उसके पश्चात ही किया जाता है, तो ये गलत है।
वहाँ पर जो केवल मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान नहीं है, मतलब वहाँ पर जो जजेस वगैरह होते हैं उनसे भी एडवाइस ली जा सकती है उसके संदर्भ में। तो केवल जो पहला और तीसरा, और वैसे भी स्वायत्तता के संदर्भ में ये स्टेटमेंट जो है वो आपका सही नहीं है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है जो मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर आपका 269 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है आपके राष्ट्रीय विकास परिषद, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात कर रहे हैं, है ना, एनडीसी की, उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो कौन उसका स्ट्रक्चर का गठन करते हैं, उसके अंतर्गत कौन सम्मिलित है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो पहला पीएम, बिल्कुल सही बात है, वो उसको चेयर भी करते हैं। दूसरा ये अध्यक्ष वित्त आयोग, देखिए ये नहीं है, अब पहले की बात अलग थी, अब जो है आपके अध्यक्ष वित्त आयोग नहीं होते उसमें, ठीक है ना, क्यों होंगे उसमें, ठीक है, वो फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह आएंगे, लेकिन फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष का यहाँ पर कोई रोल नहीं है ना, तो फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष यहाँ पर नहीं आएंगे, इसको यहाँ से एलिमिनेट कर दीजिए सेकंड ऑप्शन को। वैसे भी आंसर मिल जाता आपको। कैबिनेट जो मंत्रिमंडल होता है ना, जो कैबिनेट होते हैं, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है आपका, यूनियन कैबिनेट, उसके सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं, तो वित्त मंत्री वगैरह आ जाएंगे वहां पर, ठीक है ना, लेकिन वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात वहां पर नहीं है, तो आप दूसरे को एलिमिनेट कर दीजिए। पीएम होते हैं उसमें, केंद्रीय मंत्रिमंडल के भी सदस्य होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं, और संघ राज्य क्षेत्र के भी जो प्रतिनिधि होते हैं वो भी होते हैं। तो 1, 3, 4 इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।